नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुनर्जागरण काल से जुड़े हुए तथ्यों को, फैक्ट्स को। और ये सब चीज़ें परीक्षाओं में अक्सर पूछ दी जाती हैं किसी न किसी बहाने से, चाहे वह अब तो टेट की परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती हो, सुपर टेट हो, पेट की परीक्षा हो या लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो। ऐसे प्रश्न जरूर आपके लिए परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न इनसे ज़रूर आ जाता है, जो थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। इसलिए हम आपको एकदम क्लियर कट पूरा फैक्ट लेकर आए हैं और कहीं से कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की? देखिए, ब्रह्म सभा आगे चल के ब्रह्म समाज में बदल जाता है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में हुई थी। ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में हुई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। ब्रह्म समाज आगे चल के 1830 में ब्रह्म समाज बन गया। कभी कभी ब्रह्म सभा और सन पूछेगा तो सन का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रह्म सभा तो 1828 में, ब्रह्म समाज है तो 1827। दोनों के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। लेकिन अगर भारतीय ब्रह्म समाज कह दे, आगे चल के इस समाज में फूट पड़ती है तो भारतीय ब्रह्म समाज कह दिया जाए, तो उसके संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन थे। आचार्य केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। इसलिए आपको पेपर ध्यान से देखना पड़ेगा कि ब्रह्म समाज लिखा है कि भारतीय ब्रह्म समाज लिखा है। ब्रह्म समाज लिखा तो राजा राम मोहन राय, और भारतीय ब्रह्म समाज लिखा हुआ तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आती है आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है, पाखंड खंडनी पताका फहराई है, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वेदांत दर्शन के प्रखर वक्ता रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इन्होंने कलकत्ता में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं दीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए 1896-97 के अंतराल के मध्य रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। कभी कभी इनके सन को कोरिलेट करने के प्रश्न आ जाते हैं कि किसकी स्थापना कब हुई, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। देखिए, अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 7 सितंबर 1875 में हुई। एक रूसी महिला थी, मैडम ब्लोवत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इसके पहले जो है फिर यही जब रूसी महिला ने इसकी स्थापना की तो अमेरिकी सैनिक एक थे, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट। इन्होंने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, ये अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कहे जाते हैं। यही कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट जनवरी 1882 में भारत आए और भारत के मद्रास के अड्डयार में, है ना, इन्होंने अपना एक मुख्यालय स्थापित किया। तो भारत में स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1882 में हुई थी और वहीं से थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार होने लगा। लेकिन एक्चुअल में इसका प्रचार प्रसार का पूरा श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट जी को जाता है। 1907 में यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में अध्यक्ष बनी और पूरे भारत में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों को फैलाने का काम किया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन किसने स्थापना किया था? तो मैडम ब्लोवत्स्की रूसी महिला थी। उन्होंने 7 सितंबर 1875 को थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 में है और आर्य समाज भी 1875 में है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसमें? तो महात्मा ज्योतिबा फूले, जो मुंबई के रहने वाले थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है आयोग की परीक्षा की दृष्टि से। तो सेवा समिति की स्थापना 1921 में इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा सेवा समिति की स्थापना हुई। शारदा सदन क्या है? पंडित रमाबाई शास्त्री महिला हैं, मुंबई की रहने वाली।
इन्होंने एक विधवा आश्रम जो 1889 में स्थापित हुआ उसका नाम शारदा सदन दिया था। विधवाओं के उद्धार के लिए यह संगठन बना हुआ था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक संघ की स्थापना की 1905 में मुंबई में। वहाबी आंदोलन के प्रमुख चेहरे कौन से थे कि उन्होंने वहाबी आंदोलन चलाया था? तो सैयद अहमद बरेलवी और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद ने वहाबी आंदोलन को पूरे जोर शोर से चलाया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की। इन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे पहले हरिजन कह के कहा, भगवान के लोग हैं, है ना, इनको अछूतोद्धार के मुहिम में उन्होंने हरिजन का नाम दिया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मुंबई में हुई थी। समाज समता संघ की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। अनुसूचित जाति महासंघ की भी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। अब आइए आपको लिए चलते हैं पुनर्जागरण काल की ओर। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का अर्थ है विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य और भाषाओं के विकास होना ही पुनर्जागरण है। विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य और भाषाओं का विकास होना या उन्हीं के विकास से ही पुनर्जागरण का अर्थ लगाया जाता था। पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है या पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, सवाल यह पूछता है। तो भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है ना। इस पर डिटेल से क्लास ऑफलाइन हो चुकी है। इनका जन्म 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली के जिले के राधानगर गांव में हुआ था। मैंने बताया था कि राजा और राम इनकी उपाधि हुआ करती थी और राय भी इनकी उपाधि थी। 1804 से 1814 तक राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा किए। इनकी प्रमुख जो सिद्धांत थे, एकेश्वरवाद का प्रचार, एक ईश्वर को मानते थे जब। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, कर्मकांड का खंडन किया और एकेश्वरवाद का प्रचार किया। अशिक्षा, अछूतों पर अत्याचार, जाति प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा, नारी शोषण का इन्होंने बहुत प्रबल तरीके से विरोध किया था। इनके उन्मूलन के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो कि आगे चल के 1830 में ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गया। राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। जी हाँ, राजा राम मोहन राय को आधुनिक बंगला गद्य का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक बंगला गद्य का जनक कौन है भाई? राजा राम मोहन राय हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी तथा मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। एक्चुअली मुगल शासक जो अकबर था ना, इसको जब ब्रिटेन से पेंशन मिलती थी तो पेंशन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो उसके समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। अब ऐसे तो कोई आदमी जा नहीं सकता था, तो इन्होंने राजा की उपाधि के साथ उनको इंग्लैंड में भेजा था, जहां उनकी मृत्यु भी हो गई थी और इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल में इनकी समाधि भी है राजा राम मोहन राय की। आगे इस पर डालेंगे हम लोग प्रकाश। राजा राम मोहन राय जी ने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका निकाली, जो कि बंगाली भाषा में थी, उसका संपादन किया। ठीक है, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला, जिसका उन्होंने संपादन ब्रह्म कानिकल अंग्रेजी का, और बंगदूत जो हिंदी में था, इन्होंने संपादन किया और इन पत्रिकाओं को निकाला था। कई बार इसके बारे में पूछ देता है, तो इसका संपादन किसने किया था? ब्रह्म कानिकल, बंगदूत, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये किस भाषा के थे, ऐसे भी आपका प्रश्न बन जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। राजा राम मोहन राय ने फारसी में एक पुस्तक लिखी थी, तोहफात अल मुहाविदीन। इसके बारे में बहुत से आयोग की परीक्षाओं में आप देखिएगा पूछा था कि तोहफात अल मुहाविदीन क्या है ना। यह एक ऐसी किताब है जो फारसी भाषा में इन्होंने लिखा है राजा राम मोहन राय ने, जिसमें बहुदेववाद, जो बहुत सी देवताएं हैं ना हिंदू धर्म में, उसका इन्होंने विरोध किया था। और एकेश्वरवाद, इसका तोहफात अल मुहाविदीन का अर्थ ही होता है एकेश्वरवादियों को उपहार।
जो एक ईश्वर को मानने वाले हैं उनके लिए एक उपहार है। ये संस्कृत शिक्षा के विरोधी थे, है ना। और यह जो है, इन्होंने एक बार लॉर्ड एम हर्स्ट को एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा। जब अंग्रेज़ों ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया था तो राजा राम मोहन राय लॉर्ड एम हर्स्ट को पत्र लिखकर के विरोध जताते हैं कि यदि अंग्रेजी संसद की यही इच्छा कि भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत की शिक्षा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यह इनका था, संस्कृत के प्रति विरोध था। उनके प्रति यह मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय लोग ज़्यादा ज्ञानवान बनेंगे और अंग्रेज़ों की नीतियों रीतियों को समझ सकेंगे। अच्छा, सवाल आता है कई बार कि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहली कौन सी संस्था बनाई थी। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित संस्थान कौन कौन से थे। डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले 1814-15 में आत्मी सभा का गठन किया था। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले 1814-15 में आत्मी सभा का गठन किया। फिर 1816 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था और कोलकाता में डेविड हेयर की मदद से हिंदू कॉलेज की 1817 में स्थापना की थी, है ना। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में, कलकत्ता यूनिटोरियन 1821 में, वेदांत कॉलेज 1825 में और ब्रह्म सभा 1828 में, जो कि 1830 में ब्रह्म समाज हो गया, है ना। ये राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कुछ संस्थान थे। इन्होंने केन व कठ उपनिषद का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई ना, इंग्लैंड में ही मृत्यु हुई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज का कार्यभार महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाला। तब ब्रह्म समाज के कौन हो गए? सर्वेसर्वा द्वारिकानाथ टैगोर हो गए। द्वारिकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला और ये 1843 तक ब्रह्म समाज से जुड़े रहे, उसकी शिक्षाओं दीक्षाओं को आगे बढ़ाते रहे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी, है ना, सभा की स्थापना की और तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली। तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत में बांग्ला भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। तत्वबोधिनी पत्रिका ने क्या किया? भारत में बांग्ला भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। 1839 में तत्वबोधिनी सभा हुई थी। 4 साल बाद इन्होंने 1843 में ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया तथा ब्रह्म समाज में विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह का उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयतों की दशा में सुधार के लिए आंदोलन चलाया। देखिए, इन्होंने ब्रह्म समाज में कहा कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, जबकि उधर क्या था, विधवाओं को जो सती किया जाता था उस पर रोक लग गई थी 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया था। लेकिन अब सती प्रथा को विधवा हुई तो 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक आंदोलन चलाया कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। और एक बहुविवाह का जो प्रथा थी, एक आदमी कई पत्नियां होती थीं, तो उसका भी जो इस प्रकार से उनका शोषण ही होता था महिलाओं का, तो बहुविवाह का उन्मूलन का देवेंद्र नाथ टैगोर ने बात रखी। नारी शिक्षा की उन्होंने बात रखी। रैयतों की दिशा, रैयतवाड़ी जो प्रथा थी, रैयत थे छोटे छोटे, उनकी दशा को सुधारने के लिए आंदोलन चलाया था। इनके बाद 1857 में आचार्य केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के आचार्य नियुक्त हुए और इसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाने का काम किया। ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप आचार्य केशव चंद्र सेन ने ही दिया था, है ना। लेकिन केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में कुछ वैचारिक मतभेद हो गए, है ना, जिसकी वजह से आचार्य केशव चंद्र सेन का गुट उससे अलग हो गया और भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का गठन कर दिया गया 1866 में, है ना। तो भारतीय ब्रह्म समाज का या नवीन ब्रह्म समाज के गठन का कार्यभार जो कि 1866 में हुआ था, किसको जाता है? आचार्य केशव चंद्र सेन को जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया और जो पुराना वाला गुट रह गया, जो देवेंद्र नाथ टैगोर का गुट रह गया, वह पुराना ब्रह्म समाज बन गया आदि ब्रह्म समाज। वह देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि बने हुए थे द्वारिकानाथ टैगोर के बाद, वो उसके अध्यक्ष रह गए। भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज यह नया गुट था 1866 में। अगर कोई पूछे कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई या नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 11 नवंबर 1866 को उसी ब्रह्म समाज में से एक धड़ा आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में अलग हुआ और भारतीय ब्रह्म समाज का गठन हुआ।
एक्चुअली इसके पीछे जो विवाद था कि आचार्य केशव चंद्र सेन ने आचार्य केशव चंद्र सेन ने शिक्षा दे रखी थी कि जो है बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब खुद की बारी आई तो ये अपने सिद्धांत से एक बार फिर भटक गए। आचार्य केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह बिहार के महाराजा से कर दिया और तर्क दिया कि यह भगवान का आदेश है। तो उनके जो भारतीय ब्रह्म समाज में एक नियम था, ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन हो गया कि ब्रह्म विवाह बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही उस नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके फलस्वरूप आचार्य केशव चंद्र सेन की जो गोल थी भारतीय ब्रह्म समाज, उसमें एक बार फिर फूट पड़ गई। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने उनसे अलग होकर के एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। आपको समझ में आ गया होगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में जब मतभेद हो गए तो केशव चंद्र सेन ने 11 नवंबर 1866 को एक नवीन ब्रह्म समाज बना लिया, जिसका नाम उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज दिया। और जो ब्रह्म समाज, जो मूल ब्रह्म समाज था, वह देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में ही काम करता रहा, उसका नाम पड़ गया आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र का जो भारतीय ब्रह्म समाज था, इसने बाल विवाह का विरोध किया, लेकिन जब एक बढ़िया रिश्ता आया, आचार्य केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का खुद ही विवाह, जो 13 साल की थी, बिहार के महाराजा से कर दिया और कहा कि यह भगवान का आदेश है। तो उन्होंने खुद नियम बनाया और खुद ही नियम तोड़ दिया। तो ब्रह्म विवाह नियम का उल्लंघन हो गया, जिसके फलस्वरूप 1878 में केशव चंद्र सेन ने के नवीन ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और एक नया गुट बन गया और एक फिर से विभाजन हुआ और साधारण ब्रह्म समाज का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने किया। आइए, कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर आपको ध्यान रखना चाहिए। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने किस वर्ग को प्रभावित किया था? जो जितने भी ये आंदोलन चले थे, तो इसने किस वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, है ना? तो देखिए, इस जितने भी समाज सुधार धर्म के आंदोलन हुए, यह बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को, उदार रजवाड़ों को प्रभावित किया और निर्धन, गरीब, सर्वसाधारण वर्ग इससे अप्रभावित रहा। जिसके पेट में दाना रहेगा ना भैया, वही धर्म की बात करेगा। तो निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग इससे अछूते रह गए। पश्चिमी सभ्यता ने किस वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो पश्चिमी सभ्यता ने सबसे ज़्यादा कुलीन, जमींदार, नवीन धनवान, व्यापारी, शिक्षित मुसलमान, है ना, प्रभावित नहीं हुए। इनसे प्रभावित कौन हुआ भाई? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग पश्चिमी सभ्यता से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। कुलीन, जमींदार, नवीन धनवान, व्यापारी, शिक्षित मुसलमान, ये सब प्रभावित नहीं हुए। प्रभावित हुआ तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग प्रभावित हुआ। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है ना? राजा राम मोहन राय को और क्या क्या कहा जाता है? तो देख लीजिए। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, नव प्रभात के भोर का तारा, भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत, नवीन भारत के संदेशवाहक, ये सब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आपको पता है 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा का गठन किया था, 1814 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी, है ना। इन्होंने राजा की उपाधि देकर के उनको इंग्लैंड भेजा था ना, पेंशन की समस्या को सुनाने के 1830 में विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, जहां 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही उनकी समाधि स्थापित कर दी जाती है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन हैं। भारतीय राष्ट्रवाद जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ब्रह्म समाज का मूल सिद्धांत क्या है? तो ब्रह्म समाज का मूल सिद्धांत एक देववाद है या एकेश्वरवाद है। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? देखिए, सवाल है कि राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया।
तो राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा का, बाल विवाह का, सती प्रथा का, बहुदेववाद का और पुरोहितों के पाखंड का जबरदस्त विरोध किया। तो किसका विरोध नहीं किया? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले चरण में समाज सुधार आंदोलन से जुड़े हुए और फैक्ट्स को लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।